श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं एडवोकेट सृष्टि तिवारी और आपसे बातचीत का विषय है घरेलू हिंसा अधिनियम। एडवोकेट सृष्टि तिवारी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सृष्टि जी, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि घरेलू हिंसा किसे कहते हैं। घरेलू हिंसा अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बोलें तो जैसे आप किसी भी घर में अगर रह रहे हो, वहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई प्रताड़ना सहनी पड़ती है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो या लैंगिक हो। तो ये जो 4 तरह की प्रताड़नाएं होती हैं, ये इस अधिनियम में परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम का जो धारा 2 है, जो परिभाषाएं बताता है, उसमें ये पूरा क्लियर करके बताया गया है कि अगर किसी का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है घर में, जैसे कि आप उसे गाली देते हैं या उपहास उड़ाते हैं, उसका चोट लगाने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मानसिक उत्पीड़न में आएगी। फिर मारपीट करना और धक्का मारना, ये सब चीज़ें शारीरिक में आती हैं। फिर आर्थिक उत्पीड़न है, जैसे कि अगर कोई भी महिला है, वो अगर प्रॉपर्टी में किसी भी चीज़ की हकदार है, उसका प्रॉपर्टी में उतना ही स्वामित्व है जितना बाकी लोगों का है, तो उससे अगर आप उसे बेदखल करते हैं तो वहाँ पे आर्थिक हिंसा आएगी। फिर लैंगिक हिंसा में सर आएगा कि उसके बिना मर्जी के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना या वैवाहिक बलात्कार वगैरह, ये सारी लैंगिक हिंसा में आएंगी। फिर दूसरी चीज क्या है, इस अधिनियम में हिंसा को बहुत बड़ा करके बताया गया है। इसमें हर एक छोटी छोटी चीजें डाली गई हैं जिससे बहुत सारे लोग अवगत नहीं होते हैं कि जैसे आप किसी भी घर में रह रहे हैं, वहाँ पे छोटी छोटी चीजों को लेकर इशू बन जाती हैं। आपको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, आपको काम करने नहीं दिया जाएगा, या आप कहीं जॉब कर रही हैं और आपको जो सैलरी मिल रहा है उसको वो लोग रख ले रहे हैं, चाहे आपके पति हो या आपके जो भी इन लॉज हो। दूसरी चीज हुई, ये जो एक्ट है ये सिर्फ एक विवाहित महिलाओं के लिए नहीं है, ये अविवाहित महिलाओं के लिए भी है। जैसे कि आप अपने घर में रह रहे हैं तो आपके फादर के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं हो सकता है, आपके भाई आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप जिस घर में रह रही हैं वहाँ पे जैसे अगर विवाहित हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि पति के बाद तो सास का नाम आता है। तो इस अधिनियम में आप पुरुष के खिलाफ तो कर ही सकते हैं शिकायत, लेकिन एक महिला के खिलाफ भी कर सकते हैं। बहुत व्यापक ढंग से व्याख्या की गई है घरेलू हिंसा की, इसको परिभाषित किया गया है। आमतौर पर जब हम बात करते हैं तो शारीरिक हिंसा की बात होती है, लेकिन आपने बताया कि इसमें वाणी की हिंसा भी है और आर्थिक भी है, शारीरिक भी है, किसी को आप मानसिक रूप से भी प्रताड़ित कर सकते हैं। आमतौर पर इस अधिनियम को महिलाओं के साथ जोड़ा जाता है, महिलाओं के साथ ही घरेलू हिंसा होती है। क्या इसमें पुरुषों को भी शामिल किया गया है यदि उनके खिलाफ कोई हिंसा होती है? ये पूरा जो अधिनियम है ये बेसिकली महिलाओं को लेके ही बना है, लेकिन अगर जैसे आजकल होता है कि बहुत सारे झूठे केस भी दर्ज होते हैं, तो उसमें ये बनाया गया है कि सबसे पहले एक कमेटी गठित की जाएगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और अगर कोई भी महिला किसी पुरुष के खिलाफ कोई केस करती है तो सबसे पहले उसको देखा जाएगा कि क्या वो सही है या गलत है। पहले प्रावधान ये था कि पुलिस के वहाँ आपने शिकायत करी, अरेस्टिंग तुरंत हो जाती थी, लेकिन अभी ये लोग देखते हैं कि सही है या नहीं है, फिर वो अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं और फिर वो रिपोर्ट अपना उस कमेटी को देते हैं जहाँ से उनके पास वो आई थी रिपोर्ट। उसके बाद देख सुन के फिर वो चीजें डिसाइड होती है। तो अभी तत्काल अरेस्टिंग का प्रावधान नहीं है। बाकी ये पूरा एक्ट महिलाओं को लेके ही बना है, पुरुषों के लिए इसमें ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इस पूरे एक्ट में ये बताया गया है कि आप महिलाओं को क्या चीजें उपलब्ध करा सकते हैं जिसकी वो हकदार है। आपके हिंसा से वो जिस भी वजह से वंचित है तो क्या उसके जो अधिकार है उसको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो सर जैसे 2005 से पहले महिलाओं के पास सिर्फ एक ही धाराएं होती थी, 498A 498A, जो कि इंडियन पैनल कोड की एक धारा है। इसमें महिलाओं के खिलाफ अगर कोई मानसिक हिंसा होती थी तो वो इसी धारा के लेके मतलब कोर्ट में जाती थी। उस टाइम ये होता था कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस था 498A। बहुत बार ऐसा होता था कि महिलाएं डर के वजह से नहीं जाती थी शिकायत दर्ज कराने की, अगर मैं गई वहाँ पे और लोगों को पता चला तो उनका क्या होगा, या घर से उनको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये पहले होता था। 2005 से पहले बहुत सारा उत्पीड़न होता था। तो ये सब चीजों को देखते हुए भारत की संसद ने ये एक एक्ट बनाया, घरेलू हिंसा अधिनियम, जिसमें महिला संरक्षण को सबसे बड़ा आधार माना गया कि इस एक्ट में हम किसी को सजा सुनाने के लिए नहीं बना रहे हैं, हम इसमें ये प्रावधान दे रहे हैं कि 2-4 कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसमें महिलाओं के लिए जो जरूरी होता है, नेसेसिटी होता है। जैसे कि आपके ऊपर हिंसा भी हो रही है, उसके बाद आपको घर से भी निकाल दिया जा रहा है, आपके बच्चे हैं तो उनको उनकी कस्टडी वो लोग रख ले रहे हैं अपने पास, जैसे आपका एक सम्मान पूर्वक जीने का जो अधिकार है वो भी खत्म कर दिया जा रहा है। तो फिर आप कहाँ जाएंगी?
तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इस पूरे अधिनियम में ये सब चीज़ों को एक अलग तरह से रखा गया कि अगर जो भी महिलाएं हैं उन पे अगर हिंसा होती है तो वो अपने रहने का अधिकार मांग सकती हैं जाके। अब हमारे समाज में ऐसा है कि शादी होती है तो उनका घर फिर ससुराल हो जाता है, उससे पहले मायका उनका घर होता है। तो अगर मान लीजिए ससुराल वो आई हैं और वहाँ से उनको बाहर निकाल दिया गया, तो 2005 से पहले ऐसा नहीं था कि वो कह सकें कि ये हमारा घर है, हमको यहाँ रहना है। तो 2005 वाला जो अधिनियम बना उसमें ये बताया गया कि आपका अधिकार है इस घर में रहने का, तो आपके इस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई। हम आगे जानना चाहेंगे कि अगर किसी महिला के साथ किसी भी तरह की हिंसा, जिनका कि उल्लेख आपने किया, होती है, तो वो कहाँ संपर्क करे, किस तरह से वो अपनी बात को आगे रखे? कोई भी महिला है अगर उसके ऊपर कोई भी हिंसा होती है किसी भी तरह की, तो या तो वो खुद भी जा सकती है कंसर्न ऑफिसर के पास, जैसे पुलिस स्टेशन जा सकती है, या फिर महिला आयोग बने हुए हैं, महिला हेल्पलाइन नंबर से आप वहाँ पे आप कॉल करेंगे, वहाँ पे अपनी सूचनाएं दर्ज करा सकते हैं। आप पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ जाके लिखित में सूचना दर्ज कराइए। मैं फिर से कहना चाहूँगी अपने श्रोताओं से कि लिखित में सूचना दर्ज कराना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप गए, लिख के आपने वहाँ बॉक्स में डाला और आप चले आए, फिर आप बाद में जा रहे हैं पुलिस स्टेशन की सर हमने ऐसी कोई शिकायत दर्ज कराई थी, उस पर क्या हुआ, क्योंकि इतना सारा केसेस होता है, लोग ध्यान नहीं देते। आपको सबसे पहले लिखित दर्ज कराना होगा सूचना, उसकी फिर रिसीविंग भी आपको लेनी होगी पुलिस स्टेशन से। अगर आप महिला हेल्पलाइन जा रहे हैं, वहाँ पे अपनी सूचना दर्ज करा रहे हैं, तो आपको वो एक टाइम देंगे, उस टाइम लिमिट में आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे, फिर आपकी बात सुनी जाएगी। जिन्होंने आपके ऊपर हिंसा किया गया है उनको भी चांस दिया जाएगा कि वो भी आए, वो भी सुने और देखें, और आप अपनी बातें वहाँ रख सकती हैं। अगर आप ये दोनों जगह नहीं जा सकती तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकती हैं। अगर आपके ऊपर शारीरिक हिंसा होती है तो आप 498A में भी जा सकती हैं, जिसमें सजा का प्रावधान है। नॉर्मली होता क्या है कि महिलाएं चाहती हैं घर भी हमारा ना टूटे और जिस वजह से हम वंचित हैं वो अधिकार भी हमें मिल जाए। तो ये जो अधिनियम पारित हुआ था, इसका मेन उद्देश्य यही था कि हम कैसे किसी भी घर को बचा सकें टूटने से। तो ये बेसिकली एक सिविल रेमेडी है, इसमें जो भी रेमेडीज दी गई हैं वो सिविल है, क्रिमिनल नेचर का नहीं है। ये मतलब गैर कानूनी जो चीजें होती हैं और जिसमें सजा का प्रावधान होता है, वो चीजें यहाँ नहीं दी गई हैं। यहाँ पे सिर्फ संरक्षण का अधिकार दिया गया है महिलाओं के लिए। सृष्टि जी, जैसे कि महिला ने थाने में या हेल्पलाइन में या कोर्ट में शिकायत दर्ज की, अब उसके आगे क्या कार्रवाई होती? अगर जैसे वो इस अधिनियम के तहत अगर कोर्ट गई हैं, महिला संरक्षण अधिनियम, इसमें अगर वो गई हैं डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, तो इसमें सबसे पहले अगर उनको किसी भी अधिकार से वंचित किया गया है, जैसे मान लीजिए अत्याचार हुआ और उनको घर से बाहर निकाल दिया गया, तो सबसे पहले वो एक वर्ड बोला जाता है एड इंटरिम, कि जैसे आपको तुरंत कोई भी ऑर्डर अपने फेवर में चाहिए, तो सबसे पहले प्रोविजन ये होता है कि कोर्ट में आप जाते हैं, आपने अपनी शिकायत दर्ज कराई और फिर आपको डेट्स मिलते हैं, फिर दूसरी पार्टी को बुलाया जाता है, फिर मीडिएशन की कार्रवाई होती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरी पार्टी आती ही नहीं है, और हमारे कानून में ये भी दिया गया है कि नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत हम फॉलो करते हैं कि जब तक दोनों पार्टी को सुन नहीं लेंगे तब तक हम कोई भी फैसला नहीं सुनाएंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो पीछे छूट जाएंगी। जैसे अगर महिला को बाहर निकाल दिया गया, उनके बच्चे ले लिए गए, उनके साथ इतनी ज्यादा अत्याचार हो रहा है कि वो अपना एक सम्मान पूर्वक जीने का जो अधिकार है वो नहीं मिल पा रहा है उनको, उनके ऊपर जो अत्याचार करने वाले लोग हैं वो आ भी नहीं रहे हैं, तो वो क्या करेंगी? तो सबसे पहले वो कोर्ट में अपने अधिकारों के लिए क्लेम कर सकती हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन वो ये डाल सकती हैं कि जैसे अगर घर से निकाला गया है तो इस अधिनियम की धारा 19 है, जिसके तहत वो जाके बोल सकती हैं कि हमको उस घर में रहने का अधिकार है, तो कोर्ट उनको उस घर में रहने का अधिकार देगी। अगर उनके पास उनके बच्चे हैं तो वो कोर्ट ये भी कहेगी कि आप इनके बच्चों को छीन नहीं सकते, ये बच्चे इनके पास ही रहेंगे। अगर मान लीजिए वो उस घर में आप उनको नहीं रख रहे हैं, तो कोर्ट ये भी आदेश दे सकती है कि आप जिस तरह से वो रह रही थी उस घर में, उसी हिसाब से कहीं दूसरी जगह रेंट पे ले लें और उनको दे दें। तो ये सब चीजें हैं जो वो तुरंत कोर्ट से ले सकती हैं, ये सारे अधिकार। इसके बाद जैसे कि आपने कहा कि इसमें मध्यस्थता का प्रयास कराया जाता है, तो ये मध्यस्थता किस स्तर पर होती है? इसका उद्देश्य तो यही होता है कि कैसे भी करके रिश्ते बच जाएं। कोर्ट इसी वजह से मध्यस्थता कराती है और ये भी जानने की कोशिश करती है कि क्या ये जो महिला आई है यहाँ पे, उनकी हर एक बात सही है। और दूसरी चीज क्या होती है कि अगर मान लीजिए उनके ऊपर हिंसा हुई है, उसके बाद भी वो चाहती हैं कि उनको उनके अधिकार मिल जाएं और उनको घर ना छोड़ना पड़े, उनको अपने रिश्ते बचाने पड़े, तो कोर्ट मध्यस्थता का एक प्रोसेस शुरू करवाती है। 2 मीटिंग कराती है, इसमें 6-6 महीने पे होता है। पहला डेट 6 महीने के बाद मिलेगा, उसमें बातचीत कराया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो इनकी बातें सुनते हैं। अगर मध्यस्थता सफल हो गई फिर तो ये लोग साथ रहते हैं, अगर नहीं सफल हुआ, फेल हो गया मध्यस्थता, तो वापस वो कार्यवाही फिर वैसे ही चलना शुरू हो जाता है कोर्ट में। सृष्टि जी, अब बताएं कि उत्तराखंड की क्या स्थिति, यदि वर्तमान समय में बात करें, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की स्थिति
क्या है? कितने केसेस आम तौर पर आते हैं? क्या इसमें बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है विगत वर्षों में? उत्तराखंड का अगर हम देखें तो 2-3 साल पहले तक यहाँ पे एक ही फैमिली कोर्ट हुआ करता था, पारिवारिक न्यायालय जिसे हम कहते हैं। लेकिन आज के टाइम में देहरादून की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे 3-3 पारिवारिक न्यायालय हैं और सर केसेस की संख्या तो बहुत बड़ी है। जैसे डिवोर्स के रेट बहुत बड़े हैं, बहुत हाई हैं। पहले क्या होता था कि लोग शारीरिक उत्पीड़न को ही मानते थे कि उनके ऊपर हिंसा हो रही है, लेकिन सर अब बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग मानसिक हिंसा को भी मानने लगे हैं, उसको भी परखने लगे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं तो ये भी मानसिक हिंसा में आती है। और मोस्टली जो केसेस हो रहे हैं वो मानसिक हिंसा को लेके आ रहे हैं सर। शारीरिक हिंसा तो है ही है, वो तो पहले से भी होती थी, लेकिन आजकल काफी सारे केसेस है जो मानसिक हिंसा को लेके आ रहे हैं और केसेस में बढ़ोतरी हुई है। और पहले होता था कि शहरों में ज्यादा होता था, गांव में लोग बताते नहीं थे या छुपा लेते थे, वहां पे समझ नहीं आता था। पर अभी सर गांव के लोग वो भी सामने आ रहे हैं और अपना बता रहे हैं सारी चीजें। ये हम कह सकते हैं कि ये जागरूकता के कारण ऐसा हुआ? बिल्कुल जागरूकता का हम कह सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है, पर कोरोना काल में जितना टाइम लोगों को अपने साथ मिला एक साथ रहने का, उसमें भी लोगों ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझा है, परखा है। उस वजह से भी बहुत सारी चीजें जो हुई हैं खुल के सामने आई हैं। लोगों ने ये देखा है कि छोटी छोटी चीजें जो होती हैं जिसको हम अवॉइड कर देते हैं, जैसे लैंगिक हिंसा ही आप समझ लीजिए या मानसिक हिंसा आप समझ लीजिए। तो सर जैसे होता क्या था पहले के टाइम में भी कि मानसिक हिंसा को हम ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे या मानते ही नहीं थे। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता था कि मानसिक हिंसा नाम की भी कोई चीज होती है। जैसे आप घर में है, कोई आपको ताने सुना रहा है, तो पहले ये सब चीजें लोग छोड़ देते थे कि कोई बात नहीं, ये होता रहता है। लेकिन सर अभी ये सब चीजें वो लोग समझ रहे हैं कि ये सब जो चीजें हैं ये हमारा अधिकार है और इससे हमको वंचित किया जा रहा है। तो ये सब चीजें भी पहले तो होता है कि लोग इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। कोर्ट भी यही चाहती है कि बातचीत होके कोई रिश्ता अगर संभल सकता है तो संभल जाए। और आप जैसे जागरूकता की आपने बात करी, तो जागरूक तो लोग हो रहे हैं हमारे समाज में आजकल, जागरूक सभी हो रहे हैं। तो अंत में जो महिलाएं इस कार्यक्रम को सुन रही हैं उनसे क्या कहना चाहते मैं यही उनसे कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की हिंसा होती है तो उसको आप बर्दाश्त ना करें। अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा लिमिट में हो रहा है, बहुत हावी है आपके ऊपर और आपको उससे कुछ इशू हो रहा है, तो आप उसे बर्दाश्त ना करें, आप उसकी रिपोर्ट करें। आप किसी बड़े को भी बता सकती हैं या आप किसी महिला हेल्पलाइन पे शिकायत कर सकती हैं या फिर आप कोर्ट में भी आ सकती हैं। और ये जो अधिनियम है इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक सिविल प्रक्रिया है। इसमें पुरुषों को भी समझने की जरूरत है कि ये आपको दंडित करने के लिए नहीं बनाया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो भी आपकी पत्नी है या आपकी बेटी है या आपकी माँ है, ये हिंसा किसी पे भी हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ पत्नी की बात नहीं हुई है। तो महिला के ऊपर किसी भी तरह की अगर आप हिंसा करते हैं और आप उसको किसी अधिकारों से वंचित रखते हैं, तो सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि आप उसको वो अधिकार दे। और ये आपका भी तो राइट है ना, आप बच्चे तो आपके भी होंगे और जो भी रिश्ता है वो आपका भी है। तो इस अधिनियम में वो सिर्फ अपना संरक्षण मांग रही है आपसे। तो पुरुषों के लिए मेरा यही निवेदन है कि इसको आप कोई क्रिमिनल ऑफेंस ना समझें, ये एक सिविल प्रक्रिया है, वो सिर्फ अपना संरक्षण ही मांग रही है इसमें। जी, महिलाओं का सम्मान करें, उनके अधिकारों जी को दिलवाने की पूरी कोशिश करें। बिल्कुल सर। और अगर वो रिश्तों को संभाल कर रखेंगे तो एक अच्छा समाज बनेगा। जी सर। और उनको भी ये, जैसे ये अधिनियम है, पुरुषों को भी ये अधिनियम जानने की जरूरत कि उनको किस चीज से बचना चाहिए, क्या क्या चीजें वो ना करें जिस वजह से उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है और उनका परिवार भी बिखर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि उसे पता ही नहीं है कि वो मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है अपनी पत्नी को या किसी भी महिला को। तो एडवोकेट सृष्टि तिवारी जी, आज आप इस कार्यक्रम में आई और घरेलू हिंसा अधिनियम के विषय में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू।